नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अति लघु प्रश्नोत्तरी अर्थात वन लाइनर्स। ये वन लाइनर्स परीक्षा के दिनों में आपके लिए अत्यधिक उपयोगी साबित होंगे। हमारे आज के वन लाइनर्स पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत कैसे बनती है कविता पाठ से लिए गए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कविता किसे कहते हैं? मानव मन में छिपे भाव जब अनुकूल परिस्थितियों में तुकबंदी के रूप में बाहर आते हैं तो शब्दबद्ध होने पर कविता बन जाते हैं। प्रश्न 2, कविता बनने की कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है? कविता बनने की कहानी जाने अनजाने बचपन से ही प्रारंभ हो जाती है। कभी माँ, दादी और नानी की लोरी में, तो कभी बच्चों के खेल गीत के रूप में हम कविता को पहचानने लगते हैं। प्रश्न 3, कविता का जन्म कैसे हुआ? कविता का जन्म वाचिक परंपरा से हुआ। प्रश्न 4, कविता आज किस रूप में मौजूद है? कविता आज मौखिक और लिखित दोनों रूप में मौजूद है। कविता के मूल तत्व क्या हैं? कविता के मूल में संवेदना और राग तत्व है। यह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध होती है। प्रश्न 6, एक अच्छी कविता का क्या गुण है? एक अच्छी कविता हमें बार बार पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है। वह हमें दूर रहने पर रहस्यमयी लगती है, पर करीब जाने पर उसे बार बार सुनने और देर तक सुनने का दिल करता है। बच्चों का परिचय कविता से कैसे कराया जाता है? बचपन से ही बच्चों का परिचय कविता से कराया जाता है। कभी दादी, नानी और माँ की लोरी से, तो कभी शुरुआती नर्सरी स्कूल में कविताओं को गीत के रूप में ढालकर। कविता का सबसे पहला उपकरण क्या है? कविता का सबसे पहला उपकरण शब्द है। कविता की शर्त क्या है? शब्दों से मेलजोल कविता की पहली शर्त है। एक शब्द अपने भीतर क्या क्या छुपाए रखता है? एक शब्द अपने भीतर अनेक अर्थ छुपाए रखता है। शब्दों से जुड़कर ही हम कविता की दुनिया में प्रवेश कर पाते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में बिंब और छंद क्या हैं? कविता में बिंब और छंद उसकी आंतरिक लय हैं। बाह्य संवेदनाएं जब मन के स्तर पर बिंब के रूप में बदल जाती हैं तो यह स्मृति चित्र ही शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। छायावादी कवियों ने कविता के लिए किस तरह की भाषा पर बल दिया है? छायावादी कवियों ने कविता के लिए चित्रात्मक भाषा पर बल दिया है। कविता का अनिवार्य तत्व क्या है? कविता का अनिवार्य तत्व शब्द है, जिसका दूसरा नाम आंतरिक लय है। भाषा किसे कहते हैं? यह कैसी होनी चाहिए? शब्दों का एक निश्चित विन्यास भाषा कहलाता है। भाषा प्रचलित, सहज एवं नवीनता से युक्त होनी चाहिए। कविता सृजन में कवि की ताकत कहाँ नज़र आती है? कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना और कभी कभी दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच कुछ अनकही छोड़ देना कवि की ताकत के रूप में कविता सृजन में नज़र आता है। प्रतिभा किसे कहते हैं? कविता की रचना के लिए चीज़ों को देखने की नवीन दृष्टि या नए को पहचानने और प्रस्तुत करने की कला को ही प्रतिभा कहते हैं। कविता के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? कविता भाषा में होती है। भाषा का सम्यक ज्ञान, शब्दों का उचित विन्यास, छंदानुशासन की जानकारी, काल विशेष के प्रचलित प्रवृत्तियों की जानकारी, सीमित शब्दों में अधिक कहने की क्षमता और नवीन दृष्टिकोण। प्रश्न 18, सहृदय पाठक के मन पर कविता का क्या असर होता है? कविता
सहृदय पाठकों की संवेदना के निकट होती है। वह पाठकों के मन को छू लेती है। प्रश्न 19। कविता के मूल तत्व मन पर क्या असर डालते हैं? कविता के मूल में संवेदना और राग तत्व होता है। यही संवेदना और राग तत्व उसके मन को अत्यधिक प्रभावित करते हुए संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने का बोध कराते हैं। प्रश्न 20। पश्चिम के देशों में काव्य लेखन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पश्चिम के देशों में काव्य लेखन को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण दिए जाते हैं। प्रश्न 21। कविता के जादू का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? कविता के जादू के प्रभाववश मनुष्य भले ही एक अच्छी रचना करने वाला कवि न बन पाए, पर वह एक अच्छा और भावुक पाठक अवश्य बन जाता है। प्रश्न 22। कविता चित्रकला से किस तरह भिन्न है? चित्रकला में रंग, कूची, कैनवास आदि की ज़रूरत होती है, जबकि कविता ऐसी कला है जिसमें किसी बाह्य उपकरण की मदद नहीं ली जा सकती। प्रश्न 23। कविता के संबंध में कवि के सामने क्या कठिनाई आती है? कविता के संबंध में कवि के सामने यह कठिनाई आती है कि कवि को भाषा के उन्हीं उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना होता है जो विभिन्न विषयों और हमारे दैनिक जीवन का माध्यम है। प्रश्न 24। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण और इसकी पहली शर्त क्या है? कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण शब्द है और इसकी पहली शर्त है शब्दों से मेलजोल। प्रश्न 25। शब्दों से खेलने का क्या आशय है? शब्दों से खेलने का तात्पर्य है उनसे मेलजोल बढ़ाना और उनके भीतर छिपे अर्थों की परतों को खोलना। प्रश्न 26। कविता के संदर्भ में शब्द और इंटरनेट में क्या समानता देखते हैं? कविता के संदर्भ में शब्द और इंटरनेट में यह समानता है कि जिस तरह इंटरनेट अपने भीतर बहुत कुछ समेटे रहता है, उसी तरह एक शब्द अपने भीतर अनेक अर्थों को छिपाए रखता है। प्रश्न 27। कविता की दुनिया में प्रवेश कैसे किया जा सकता है? शब्दों से जुड़कर ही कविता की दुनिया में प्रवेश किया जा सकता है। प्रश्न 28। कविता की रचना की कहानी शब्दों की व्यवस्था तक किस प्रकार ले जाती है? कविता की रचना शब्द और ध्वनियों से खेलने का प्रयास है। शब्दों का यही खेल हमें लय, रिदम और व्यवस्था की दुनिया में ले जाता है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर शब्दों के उचित प्रयोग और अर्थ के खेल खेलना सिखा देती है। कविता के संदर्भ में आंतरिक लय किसे कहते हैं? कविता के संदर्भ में बिंब और छंद को कविता की आंतरिक लय माना जाता है। प्रश्न 30। कविता में बिंब किस तरह निर्मित होते हैं? कुछ विशेष शब्दों को सुनकर मन के भीतर अनायास कौंधने वाले स्मृति चित्र शब्दों के सहारे कविता का बिंब निर्मित करते हैं। प्रश्न 31। कविता में चित्रात्मक भाषा की आवश्यकता क्यों होती है? शब्द चित्रों या बिंबों का मन पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यह अधिक बोधगम्य होते हैं क्योंकि हर देखी चीज़ हमें अधिक प्रभावित करती है। प्रश्न 32। कविता में भाव संपदा किस तरह निर्मित होती है?
कविता के सभी घटक भाव तत्व से ही परिचालित होते हैं। कवि की वैयक्तिक सोच और दृष्टिकोण कविता की भाव संपदा बनते हैं। बच्चों, ये लघु प्रश्न अपने आप में पूरे पाठ के सार को समेटे हुए हैं। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तरों को मिलाकर किसी भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर निर्मित किया जा सकता है। आशा करती हूँ मेरा यह प्रयास आपको पसंद आएगा। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की सूचना तत्काल आपको मिल सके। धन्यवाद।